अच्छा ठीक है ना। तो कॉमन पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे थे ना हमने। हीमरेज पढ़ा, वूंड पढ़ा, ठीक है। तो अब हम रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस देख रहे थे, या फिर चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस जिसको कहते हैं। तो इसमें हमने हाइपोक्सिया पढ़ा था, एटिलेक्टेसिस पढ़ा था, पल्मोनरी एस्पायरेशन पढ़ा था। तो पोस्ट ऑफ निमोनिया अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद पल्मोनरी प्लूरल इफ्यूजन्स, पल्मोनरी एडिमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं पोस्ट ऑफ निमोनिया। देखिए, पोस्ट ऑफ निमोनिया इम्पोर्टेंट कैसे है? पोस्ट ऑफ निमोनिया देखो, जो पेशेंट्स हैं ना, वो सर्जरी के बाद जो मरे हैं ना, सर्जरी के बाद जो मरते हैं, उनकी मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो है पोस्ट ऑफ निमोनिया। ठीक है, याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उनकी जो है ना पोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑफ निमोनिया है। ठीक है। इसी तरह जो पेशेंट्स पेरिटोनियल इन्फेक्शन के साथ होते हैं, ठीक है, और जिनको वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, कौन सी वेंटिलेशन? प्रोलॉन्ग, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, तो इनको वेंटिलेशन असिस्टेड निमोनिया हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये देखें कि इन्फेक्शन जो है पेरिटोनियल है, ठीक है। मर किससे रहा है? ये पोस्ट ऑफ निमोनिया से, ठीक है। प्रोलॉन्ग वेंटिलेटर से, वेंटिलेटर असिस्टेड निमोनिया से ये मर रहा है। तो इसलिए मैं आपको एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ पोस्ट ऑफ निमोनिया के बारे में। देखिए, जो सर्जरी है, सर्जरी जब होती है किसी भी पेशेंट की, तो उसके होस्ट डिफेंसेस कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब होस्ट डिफेंसेस कमज़ोर पड़ जाते हैं तो डेफिनेटली निमोनिया तो हो सकता है ऐसे पेशेंट को। इसी तरह जो दूसरे जो पॉइंट होता है इसमें कि कफ़ जो होते हैं ना, कफ़ इम्पल्स वो कम हो जाता है। क्यों कम होता है? पेन इसको कफ़ इम्पल्स कम कराता है। जब पेशेंट को पेन होगा तो वो कफ़ थोड़ी करेगा, ठीक है ना। तो जब कफ़ कम होता है तो क्लियरेंस जो होती है ब्रोंकियल ट्री की, वो भी कम होती है। फिर वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर निमोनिया आपको मिलेगा ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है। इसी तरह बैक्टीरिया जो है वेंटिलेशन के उसमें रेस्पिरेटर के थ्रू भी बैक्टीरिया जो हैं वो क्या हो सकते हैं? पेशेंट के लंग्स में चले जा सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स ऐसे पेशेंट्स की क्या हो सकती हैं? देखिए, ऐसे पेशेंट्स की क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए, फीवर होता है ऐसे पेशेंट्स में, फिर टेकीकार्डिया हो सकता है, इंक्रीज सिक्रीशंस हो सकती हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशंस एंड कंसोलिडेशंस हो सकती हैं, ठीक है, लंग्स में, ठीक है। कंसल्टेशंस किस में हो सकती हैं? लंग्स की सिक्रीशंस और लंग्स की कंसल्टेशंस हो सकती हैं। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सिक्रीशंस को कैसे सक्शन करेंगे और जो भी मेजर्स हैं वो हम करेंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफ जो प्लूरल इफ्यूजन्स नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस में देखिए, पोस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन्स। देखिए, एब्डोमिनल प्रोसीजर्स जो है ना, अब स्पेशली कौन से एब्डोमिनल प्रोसीजर्स? अपर एब्डोमिनल प्रोसीजर्स में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन्स का बनना, ये जो है बन जाते हैं। इससे कोई ऐसी ये कोई ना होने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा? देखें, अगेन प्रोसीजर एब्डोमिनल है, तो एब्डोमिनल प्रोसीजर कौन सा? अपर एब्डोमिनल प्रोसीजर। लेकिन प्लूरल इफ्यूजन्स कहाँ बन रहे हैं? चेस्ट कैविटी में, ठीक है ना। ये तो चेस्ट कैविटी की कैसे चेस्ट कैविटी में बन रहे हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन्स जब बनते हैं तो ये बनते हैं, ये कोई अनकॉमन बात नहीं है, ये कॉमन है, ठीक है। तो माइल्ड, ठीक है। अब ये क्या सजेस्ट करते हैं? जब हम बनते हैं तो हम कि हम कहेंगे कि यार ये सब डायफ्रामेटिक इन्फ्लेमेशन है इस पेशेंट को, ठीक है ना, सब डायफ्रामेटिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना। इसी तरह देखिए, ऐसे पल्मोनरी इफ्यूजन्स जो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे किसको? रेस्पिरेटरी फंक्शन को अगर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे तो इनको हम शुड बी लेफ्ट अलोन, ऐसे ही छोड़ेंगे। इसकी कोई हम ट्रीटमेंट या कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। देखें कि जो बट देखो, बहुत बड़ा बट इधर आपको बीच में आता है। बट अगर सस्पिशन ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है ना, अगर इन्फेक्शन है, प्लूरल इफ्यूजन के साथ इन्फेक्शन भी है, तो हम क्या करेंगे? एस्पायरेट करने की कोशिश करेंगे इफ्यूजन्स को, और फ़ौरन इन्फेक्शन है ना, तो एंटीबायोटिक थेरेपी हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लूरल इफ्यूजन, पोस्ट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन्स के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफ पल्मोनरी एडिमा देखते हैं। देखिए, इसके कॉजेज़ क्या होता है पल्मोनरी एडिमा के, ठीक है ना। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा में देखें इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? पल्मोनरी पुअर कार्डियक फंक्शन हो सकता है,
रीनल डिजीज़ हो सकता है, और ओपन और जेलस यानी मतलब ज़्यादा फ्लूइड थेरेपी आप देंगे तो भी आपको पल्मोनरी एडिमा मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिए पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, डेफिनेटली टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया होगा, और क्या होता है ऑर्थोपनिया होगा, और रेज्ड जेवीपी होगा, और पिंक फ्रोथी स्पुटम होगा, और बेजल क्रेपिटेशंस इनको मिलेंगे। किस केस में, पल्मोनरी एडिमा के केस में इसको बेजल के। देखो कल एक पेशेंट आया था जो जिसके ऊपर छत गिरी थी, ठीक है। छत जब गिरी थी तो उसको हुआ था गट इंजरी प्लस स्प्लीनिक इंजरी, ठीक है ना। गट इंजरी, स्प्लीनिक इंजरी उसको हुई थी, हो सकता है रीनल लीवर का लेसरेशन भी उसको हुआ होगा। तो उस केस में देखो तो हमने देखा कि उसके क्रेप्स आ रहे थे, ठीक है। तो बेजल क्रेप्स उसको आ रहे थे, हो सकता है वो किसकी वजह से हुआ हो कि सब डायफ्रामेटिक जो इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से हो सकता है मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये पल्मोनरी एडिमा है, ठीक है। इसकी वजह से फिर पल्मोनरी एडिमा होता है, और एडिमा जब होता है तो आपको पता है बेजल क्रेपिटेशंस। देखो पल्मोनरी एडिमा में बेजल क्रेपिटेशंस आपको मिलेंगे, किस में मिलेंगे, पल्मोनरी एडिमा में आपको बेजल क्रेपिटेशंस मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, रेज जेवीपी मिलेगा, और क्या मिलेगा, पिंक फ्रोथी स्पुटम मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टेकिपनिया टेकिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप पल्मोनरी एडिमा की क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आप इसको इमीडिएटली स्टॉप करेंगे अगर आप कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड दे रहे हैं। इसी तरह रेस करेंगे आप हेड एंड को, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एडिमा सस्पेक्ट कर रहे हैं आप तो उसको हेड एंड को आप रेस करेंगे, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा को। और उसके बाद क्या करेंगे, डायूरेटिक्स आप देंगे। हाँ डेफिनेटली याद है, डायूरेटिक्स आप देंगे, किस कौन सी डायूरेटिक्स आप देंगे, लूप डायूरेटिक्स, लेसिक्स वगैरह देंगे। उसके जैसे राफ़ी एक डॉक्टर मामू रोग नशा दादा वही जी है ना, वैसे भाभी मामू मासरा बोला। उसने एक बार जब मैं स्टूडेंट था एक, उसने एक बात कही थी याद है कि लेसिक्स दो तो बस वो डॉक्टर को अच्छा समझते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन इन्हेलेशन उसको कराएंगे, और ओपिएट्स यानी कि मॉर्फिन उसको देंगे इन स्मॉल डोज मॉर्फिन देंगे, ठीक है ना। ये एक ऐसी बात है जो जिससे लोग डरते हैं। देखो पल्मोनरी एडिमा में हमने क्या कहा है कि इसको पेशेंट को हम मॉर्फिन दे सकते हैं स्मॉल डोजेज़ में। इसके बाद हम आते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज़म में। देखिए पल्मोनरी एम्बोलिज़म जो है वो आफ्टर ऑफन डेवलप होती है 4 to 10 पोस्ट ऑफ डे में, यूजुअली occurs 4 to 10 पोस्ट ऑफ डे में। ये पल्मोनरी ऐसा होता क्या है, सडन डिस्निया होगा पेशेंट को। प्रेजेंटेशन कैसे होगी, सडन डिस्निया, कोलैप्स कर सकता है, हाइपो टेंशन हो सकती है, ठीक है ना। तो डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे पल्मोनरी एडिमा की, चेस्ट एक्सरे में वेज शेप्ड आपको नज़र आएगा, और कोलैप्स आपको कोलैप्स लंग नज़र आएगा। क्या लिखा है, एक्सरे शोज वेज शेप्स कोलैप्स लिखा हुआ है, तो ये एक मेरे ख्याल से कोई ख़ास सेंटेंस बनता नहीं है। उसके बाद ABGs में देखें तो हाइपोक्सिया नज़र आएगा, ECG में, ठीक है, S1Q-T3 पैटर्न नज़र आएगा। ये क्या चीज़ है। इसी तरह वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, इसको हम ढूंढेंगे, जिब्रान से पूछेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो में वेंटिलेशन नॉर्मल होगी, परफ्यूजन डेफिशिएंट होगी, ठीक है। क्योंकि उधर एम्बोलस आया हुआ है इतना बड़ा, एम्बोलिज्म हुई पड़ी है, तो परफ्यूजन डेफिशिएंट होगी, वेंटिलेशन ठीक होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पल्मोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स की, ठीक है। पल्मोनरी एंजियोग्राफी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड इज़ यूज्ड प्रायर टू सर्जरी एंड थ्रोम्बोलिसिस। पल्मोनरी एंजियोग्राफी हम करेंगे, ठीक है ना, मोस्ट एक्यूरेट ये होता है ऐसे केसेस में पल्मोनरी एंजियोग्राफी। और हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं प्रायर टू सर्जरी, और क्या कर सकते हैं हम थ्रोम्बोलिसिस, प्रायर टू थ्रोम्बोलिसिस या प्रायर टू सर्जरी हम पल्मोनरी एंजियोग्राफी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखिए एक पेशेंट है वो पल्मोनरी एम्बोलिज़म के साथ आया हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट हम क्या देंगे। देखें जो सबसे पहले याद रखें, जो रिकरेंट बार बार केसेस आते हैं उनमें तो हम IVC फ़िल्टर यूज़ करते हैं। बाकी जो ट्रीटमेंट है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक, पेशेंट्स विद नो शॉक
दो पेशेंट्स विद शॉक, ठीक है। तो पेशेंट विद नो शॉक उनको हम हेपेरिनाइज कर लेते हैं, ठीक है, हेपेरिनाइजेशन करते हैं। पेशेंट विद शॉक को हम आयोनोट्रोपिक सपोर्ट देते हैं, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हैं और पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी इनमें कर सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट विद शॉक जिसमें हेपेरिनाइज कर सकते हैं, पेशेंट विद नो शॉक जिसमें हम आयोनोट्रोपिक सपोर्ट देते हैं, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देते हैं और पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी करते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे पल्मोनरी या चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हमने कर लिए। यहाँ पे अब हम करेंगे कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं देखें। अरिथमिया है, अनस्टेबल एंजाइना है, हार्ट फेलियर है और एमआई है। याद है एमआई हो जाता है पेशेंट को पोस्ट ऑप, ठीक है। तो ये टॉप क्लास के कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है ना। तो एमआई, हार्ट फेलियर, अनस्टेबल एंजाइना और एरिथमियास, ठीक है। तो ये जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हैं ये प्री ऑपरेटिवली हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, प्री ऑप हम कैसे देख सकते हैं। प्री ऑप हम स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, प्री ऑप लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन देख सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये हमें क्या करती हैं, इवेल्युएट करने के बाद हमें पता लग सकता है कि कौन सा पेशेंट हाई रिस्क ऑफ कार्डियो कॉम्प्लिकेशंस है। देखो हम पहले रिस्क हम कैसे प्री ऑपरेटिवली रिस्क हम कैसे मेयर कर सकते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन और स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी से। अब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी होनी चाहिए आइडियली, ठीक है, ये हम क्वेश्चन पूछेंगे एनेस्थेटिस्ट से। इसी तरह स्ट्रेस इको में क्या आइडियली सिचुएशन होना चाहिए कि हम ऑपरेशन के लिए अंडर कर सकें पेशेंट को, ठीक है। तो ये भी हम कार्डियोलॉजिस्ट से जिप से पूछेंगे, ठीक है। इसी तरह जो पोस्ट ऑप एक पेशेंट है उसको रिस्क्स तो हमने ऐसे एवेल्युएट किए कैसे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन और स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करके। अब पोस्ट ऑप हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। 3 to 4 डेज़ तक हम कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग करते हैं और ईसीजी मॉनिटरिंग में हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि इसको पोस्ट ऑप इस्कीमिया तो नहीं हुआ और इसको पोस्ट ऑप एरिथमिया तो नहीं हुआ। तो ये कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस की छोटी सी डिटेल यहाँ पे। फिर हमारे पास है पोस्ट ऑप कन्फ्यूजनल स्टेट, ठीक है ना। पोस्ट ऑपरेशन जब पेशेंट होता है ना पोस्ट ऑप में एक कन्फ्यूजनल स्टेट में जा सकता है। तो देखते हैं कि देखें कि एक्यूट कन्फ्यूजनल जो स्टेट है ना ये हो सकती है पेशेंट को आफ्टर रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया, रिकवरी के बाद हो सकती है एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट। और फ्यू डेज़ यहाँ देखें ये कॉमन सेंस है, फ्यू डेज़ आफ्टर सर्जरी, यानी कि डेज़ आफ्टर सर्जरी भी आपको कन्फ्यूजनल स्टेट हो सकती है। द ओवरऑल इंसिडेंस इज़ 5 to 15% होता है, 5 to 15% पेशेंट्स आउट ऑफ 100, ठीक है ना, ये पोस्ट ऑफ कन्फ्यूजनल स्टेट में जा सकते हैं। ये स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। देखें कॉजेज़ क्या हैं, जो वेरियस कॉजेज़ हम देखते हैं, ठीक है। कॉजेज़ में देखें तो रीनल कॉजेज़ में अगर तो देखें कितना इंपॉर्टेंट है, देखें ये कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डिरेंज्ड हों, ठीक है ना, इम्बेलेंस हो तो पेशेंट पोस्ट ऑफ कन्फ्यूजनल स्टेट में जा सकता है। रीनल फेलियर हो, यूरीमिया हो और इन्फेक्शन हो तो पेशेंट, ठीक है ना, पोस्ट ऑफ कन्फ्यूजन स्टेट में जा सकता है। इसी तरह रेस्पिरेटरी कॉजेज़ देखें, हाइपोक्सिया हो, इन्फेक्शन हो और एटिलेक्टेसिस में भी पेशेंट पोस्ट ऑफ कन्फ्यूजनल स्टेट में जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर की बात करें, शॉक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एमआई, डिहाइड्रेशन में भी पेशेंट क्या हो सकता है, कन्फ्यूजनल स्टेट में जा सकता है। और ड्रग्स की बात करें तो हिप्नोटिक्स के यूज़ से ओपिएट्स, देखो ये ओपिएट्स हम अक्सर यूज़ करते हैं, ठीक है। ओपिएट्स, कोकेन, अल्कोहल विड्रॉल, हाइपोग्लाइसीमिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया, ओपिएट्स, इनकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट एक कन्फ्यूजनल स्टेट में जा सकता है। अगर दूसरी न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ देखें जिनकी वजह से पेशेंट कन्फ्यूजनल स्टेट में जा सकता है, उनमें सीवीए है, एंसेफेलोपैथी, एपिलेप्सी, ठीक है। एंडोक्राइन में हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म जिनकी वजह से पेशेंट कन्फ्यूजनल स्टेट में जा सकता है। और एडिसन्स डिजीज़ में भी पेशेंट अगर पोस्ट ऑफ कन्फ्यूजनल स्टेट में जा सकता है।
ठीक है ना। तो अगर देखें कोई भी पेशेंट आपको पोस्ट ऑफ कन्फ्यूजनल स्टेट में मिले, पोस्ट ऑफ कन्फ्यूज स्टेट में मिले, तो उसकी कॉज को क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको ट्रीट करना है। ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो जीआई कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, हमने काफ़ी सारी देखी हैं। अब जीआई कॉम्प्लिकेशन ये मैंने यहाँ भी लिखी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने प्यारी सी लिखी है। ठीक है। जीआई कॉम्प्लिकेशंस देखें, सबसे पहले जो जीआई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस हो सकता है पेशेंट को। सबसे पहले तो नहीं, बहरहाल हमने पहले लिखा हुआ इसको। देखो पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन कितना कॉमन है, ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। देखो पोस्ट ऑपरेटिव को मैं पीओ लिखता हूँ, ये देखें इस तरह लिखता हूँ, पीओ पोस्ट ऑपरेटिव। जिस तरह लेप्रोटमी को मैं इस तरह लिखता हूँ, इसी तरह पोस्ट ऑपरेटिव को इस तरह लिखता हूँ। तो डायनेमिक बॉल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है पोस्ट ऑपरेटिव जीआईटी कॉम्प्लिकेशंस में। पोस्ट ऑपरेटिव जीआईटी कॉम्प्लिकेशंस में एक पोस्ट ऑपरेटिव फीकल इन्फेक्शन भी है। ठीक है। इसी तरह पोस्ट ऑपरेटिव पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है पेशेंट को। इसी तरह पे पोस्ट ऑपरेटिव हेपेटिक डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो ये जीआईटी के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो किसी भी ऑपरेशन के बाद किसी भी पेशेंट को हो सकते हैं। तो आपने पोस्ट ऑफ केयर में इन सबको भी ध्यान में रखना है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट ऑफ, देखिए अगेन वही साइन है, पोस्ट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है ना। तो पोस्ट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन देखें, जो देखिए अगर तो आपकी सर्जरी हुई है किसी पेशेंट की और वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में हुई है, तो आप यूरिनरी रिटेंशन तो एक्सपेक्ट आपने करना है। ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कॉमन पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, पोस्ट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन को मैं इस तरह लिखता हूँ या इसको इस तरह लिखता हूँ। देखो यूरिनरी आउटपुट को मैं इस तरह लिखता हूँ, यूरिनरी रिटेंशन को मैं इस तरह लिखता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया है, जैसा कि कल हमने एक पेशेंट को ऑपरेट किया, उसको क्या था, उसको हमने स्पाइनल में दिया, उसको लेफ़्ट हर्नियोरेफी की है। ठीक है। लेफ़्ट एंगोइनल हर्नियोरेफी की है। तो इसका अगर हम उसको आज एवेल्युएट करें तो हो सकता है उसको यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। ठीक है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन आप देखेंगे कि उसको पैल्पेबल ब्लैडर है, आप उसको एग्जामिन करेंगे ब्लैडर पे, ब्लैडर एग्जामिन करेंगे तो पैल्पेबल होगा। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होती है पोस्ट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन की। ठीक है। देखो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। ठीक है ना। ठीक है। कंजर्वेटिव में देखें हमने क्या करना है, एडिक्वेट एनाल्जेसिया हमने क्या करना है, मेंटेन करना है। क्यों कि यानी कि पेशेंट को पेन फ्री रखना है। क्यों? क्योंकि पता है क्या, पेन जो होता है ना, पेन न सिर्फ कफ को वो करता है बल्कि यूरिनरी रिटेंशन भी कॉज कराता है पेन। ठीक है। इसी तरह आज द पेशेंट टू स्टैंड अप, फिर हम कहेंगे कि पेशेंट को खड़ा हो जा भाई, पेशेंट को खड़ा हो जा भाई कहेंगे। उसके बाद टेक हिम टू द टॉयलेट, और लीक उसके बाद टॉयलेट में जाके रखेंगे, और हम क्या करेंगे, टेप वाटर को रनिंग छोड़ देंगे, आवाज़ पे छोड़ देंगे। इससे क्या होगा पता है, पेशेंट को जब बाथरूम ले जाके टेप वाटर को रनिंग पे छोड़ देंगे, तो इसको हम क्या कर सकें, क्या कर सकेंगे, इनकरेज कर सकेंगे पेशेंट की मैच्योरेशन को। अगर स्टेप 1 से और स्टेप 2 से काम नहीं बन पा रहा तो हम क्या करेंगे, पास द फोली, हम फोलीस पास करेंगे। ठीक है। अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 फेल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है वो है पोस्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी पोस्ट ऑफ कब्ज़। ठीक है। देखो ऐसे पेशेंट्स जो हैं इनमें देखो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट स्टेप, अगर कोई कॉन्स्टिपेशन के साथ आता है उससे पेशेंट से पूछें फ्लैटस पास किया है कि नहीं, स्टूल पास किया है कि नहीं। अगर पेशेंट कहे नहीं भाई कॉन्स्टिपेशन है तो आप क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन है तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, उसको DRE डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम करेंगे। और ये कब करेंगे, इवन बिफोर यू गिव स्टूल सॉफ्टनर्स और लेग्जेटिव्स और सॉफ्टनर्स देने से पहले आपने क्या करना है, DRE क्यों करना है, ताकि आप रूल आउट कर सकें इम्पैक्टेड फीकल हार्ट मैटर। अगर इम्पैक्टेड फीकल हार्ट मैटर है तो ये स्टूल सॉफ्टनर और लेग्जेटिव से नहीं, बल्कि इसको हम मैनुअल इवैक्यूएट करना पड़ेगा। मैनुअली क्या करना पड़ेगा, इसको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर हम जब सर्जरी वार्ड में थे, ठीक है ना,
तो चिश्ती साहब एंड जो हम जो होते थे हम यूज़ टू रिमूव मैनुअली द फीकल मैटर, याद है, ठीक है। और उसमें हम इवन किड्स में तो हम एनजी पास करके उसमें फ्लूइड एंड नॉर्मल सलाइन पास करते थे, ठीक है। अच्छा, जब इससे काम नहीं बन पा रहा, इससे नहीं मतलब जब ऐसा नहीं है, यानी रूल आउट करें आप इम्पैक्ट स्टूल अगर वगैरह को कुछ भी नहीं है तो आप स्टूल सॉफ्टनर्स दे दें और लेग्जेटिव्स दे दें, ठीक है। स्टूल सॉफ्टनर्स और लेग्जेटिव्स में हमारे पास हम देते होते हैं सिर्फ क्रीमेफिन देते हैं, सिर्फ ड्यूफेलिक देते हैं। अब इन दोनों में कौन सा स्टूल सॉफ्टनर है? मेरे ख्याल से ये स्टूल सॉफ्टनर है, ये लेग्जेटिव है ड्यूफेलिक, तो ठीक है। तो ये आपने देखना है कॉन्स्टिपेशन में, तो ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स आपके पास बहुत आएंगे। देखें, याद रखें, एक और पॉइंट होता है कि कैरी डीआरई हम कहेंगे, ठीक है, डू डीआरई नहीं कहेंगे, कैरी डीआरई। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स देते वक्त हम क्या कहेंगे? कैरी डीआरई, नॉट डू डीआरई, ठीक है। फिर हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस है, जिसमें सीवीए हो सकता है, कन्वल्जन्स हो सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव फीवर, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीवर जो मेजर सर्जरीज अगर आप होती हैं ना पेशेंट की, तो मेजर सर्जरीज में फर्स्ट फ्यू डेज़ में फीवर जो है अबव 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना, ये एक कॉमन है, ठीक है। ठीक है ना। यानी अगर किसी पेशेंट की मेजर सर्जरी हुई है और फर्स्ट फ्यू डेज़ में आपको टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल रहा है, उससे आपने परेशान नहीं होना है। ये असल में रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस की वजह से भी फीवर हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो अब देखिए कि पोस्ट ऑपरेटिव जो फीवर होता है, इसकी भी बाकायदा एक डेफिनेशन होती है पोस्ट ऑपरेटिव फीवर की। जिस तरह कॉन्स्टिपेशन की होती है, इसी तरह इसकी भी एक क्या होती है, इसकी भी एक डेफिनेशन होती है। देखो, अ टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज is called after surgery is called post operative fever, or a temperature of greater than 39 degree centigrade for on any one post operative day, इसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव फीवर कहते हैं। मोस्टली देखो कि मोस्टली जो अर्ली जो पोस्ट ऑपरेटिव फीवर होता है ना, वो इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस की वजह से होता है। देखो, अर्ली पोस्ट ऑप जो फीवर होता है, मोस्टली अर्ली पोस्ट ऑप जो फीवर होता है वो क्या होता है, वो जो सर्जरी के लिए एक सर्जरी की होती है ना, हमने सर्जरी किया, जो इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस है ना, उसकी वजह से ये फीवर होता है। इट रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट? कि अर्ली जो पोस्ट ऑफ फीवर होता है आफ्टर सर्जरी, ये क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस जो है एक होता है टू सर्जरी, इसकी वजह से फीवर होता है और ये रिजॉल्व करता है स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। हाउएवर, याद रखें कि अगर कोई पेशेंट ऐसे फीवर में है तो आपने उसको ऐसा नहीं कहना कि ये सर्जरी स्टिमुलस टू सर्जरी है, बल्कि उसको आपने ऑल पोस्ट ऑफ केसेस ऑफ फीवर आपने क्या करना है? फोकस ऑफ इन्फेक्शन ढूंढना है और उसको क्या करना है? फोकस ऑफ इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, ठीक है। देखें, अगर तो ये फोकस ऑफ इन्फेक्शन है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। अगर हम नहीं ढूंढ पाते तो हो सकता है वो स्ट्रेस ऑफ सर्जरी की वजह से इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस हुआ हो, जिसकी वजह से फीवर हुआ हो और वो खुद रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। देखें, याद रखें कि वेनेवर, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी इफ़ देयर इज़ एन इन्फेक्शन इन द पोस्ट ऑफ पेशेंट, हमने क्या करना है? 4 W's और 1 V देखना है। कोई भी इन्फेक्शन हो, 4 W's और 1 V, ठीक है। नंबर 1 W, वूंड, अपने वूंड देखना है, ठीक है। हमने उनको चेक करनी है, 4 चीज़ें क्या रखना है? जहाँ वी हैव टू चेक 4 W's एंड 1 V। तो वूंड से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, ये हमने देखना है। वूंड से कोई पस तो नहीं आ रहा है, ये देखना है। वूंड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये देखना है। देखो, वूंड के कॉम्प्लिकेशन हमने देखे इतना, हीमाटोमा, सीरोमा, ये वो, ठीक है। इसी तरह विंड, ब्रीथिंग, दूसरा W, ब्रीथिंग देखो 24 to 48 आवर्स में जो है ना, आपने विंड ज़रूर चेक करनी है, ठीक है। देखें, एटिलेक्टेसिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, ठीक है, फीवर इन 24 to 48 आवर्स, ठीक है। इसी तरह अस्कल्टेट करेंगे उसको, ब्रेथ को, ब्रीदिंग को, चेस्ट को, और क्रेप्स। देखें, क्रेप्स हो सकते हैं पेशेंट को, याद रखें, क्रेपिटेशंस को हम क्रेप्स कहते हैं शॉर्ट उसमें,
ठीक है ना। तो क्रेपिटेशंस, अगर इन्फेक्शन कहीं होए चेस्ट में, तो हम दोबारा पेशेंट का एक एक्सरे निकलवाएंगे, और एक्सरे के बाद अगर कोई निकलती है तो हम उसको कॉज निकलती है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 Ws, फीवर है पेशेंट को पोस्ट ऑफ, ठीक है ना। इन्फेक्शन है पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन, और फीवर, ये इन्फेक्शन नहीं फीवर है, अच्छा पोस्ट ऑफ फीवर है ये फीवर। whenever there is fever in post op period we have to check 4 Ws and 1 V, ठीक है। तो 2 Ws हमने देख लिए, वूंड जिसमें डिस्चार्ज पास इन्फेक्शन, दूसरा विंड ब्रीदिंग। देखो याद रखो 24 to 48 आवर्स में एटेलेक्टेसिस होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्या, फीवर, ठीक है। इसी तरह अस्कल्टेट करेंगे, चेस्ट में कोई क्रेप्स वगैरह हैं, क्रेपिटेशंस हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सरे वगैरह करा के उसको ट्रीट करेंगे। देखो इन्फेक्शन अगर है तो हम चेस्ट एक्सरे मंगवाएंगे, चेस्ट एक्सरे के थ्रू देखेंगे, और कोई कॉज है तो हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा जो W है ना, हमने कहा था ना 4 Ws 1 V 1 वेसल, ठीक है। तो अगर फीवर आपको पोस्ट ऑफ मिल रहा है, पोस्ट ऑफ फीवर में आपने ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। वाटर मतलब पेशाब, ठीक है। UTI 5 to 7 डेज़ तक ये हो सकता है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, रूल आउट करना है UTI, ठीक है। उसके बाद वॉन्डरिंग ड्रग्स, चौथा W है ये वॉन्डरिंग ड्रग्स। वॉन्डरिंग मतलब समझ रहे हो ना, वॉन्डरिंग, कोई HO आगे एक ड्रग लिखे जाता है, कोई MO आगे एक ड्रग लिखे, तो वो सारी वॉन्डरिंग ड्रग्स है, रानकुन ड्रग्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देखें आप, चेक करें अगर गिवन है कि नहीं है, ठीक है। अगर कोई रॉन्ग इस तरह का कोई इसको एम्पिरिकल ट्रीटमेंट जा रही है, उसको आप चेंज कर सकते हैं अगर इफ़ यू डीम इट नेसेसरी, ठीक है। ब्लड सैंपल्स आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेज सकते हैं, सही है ना। इन केस ऑफ फीवर, जो फिर चौथा W है, तो ये इम्पोर्टेंट था ब्लड कल्चर्स का भी बताना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो वेसल आ रहा है। वेसल देखें 1B से वेसल है 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन। देखो ऊपर से आ रहा है, जब पहला वूंड था तो हमने उस पर ड्यूरेशन नहीं लिखा था। दूसरा W था, वो तो वूंड था ना, दूसरा W विंड था, इसमें 24 to 48 आवर्स में ये W बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर तीसरा W वाटर 5 to 7 डेज़। फिर चौथा W क्या था, फिर चौथा V में देखो तो आप 7 से 10 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। पहला W इमीडिएटली, दूसरा 1-2 दिन में, दूसरा W 24 to 48 आवर्स, तीसरा W 5 to 7, चौथा W 7 से 10 दिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद का एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हीमोपेरिटोनियम। हीमोपेरिटोनियम देखें, ठीक है, याद रखें अगर सर्जरी हुई है एब्डोमेन की, ठीक है, तो एब्डोमिनल सर्जरी के फर्स्ट 24 आवर्स में ब्लीडिंग जो है ना, ब्लीडिंग दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, ब्लीडिंग इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉक इन 24 आवर्स ऑफ सर्जरी। कौन सी सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है, ये हो गया। और ठीक है ना, देखिए हीमोपेरिटोनियम जो है ये एक रैपिडली जो इवॉल्विंग सिचुएशन होती है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। हीमोपेरिटोनियम इज़ रैपिडली इवॉल्विंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो लाइफ थ्रेटनिंग है तो हमने इसको एड्रेस भी एज अर्ली एज पॉसिबल करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो कैसे हो सकती है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ इनएडिक्वेट हीमोस्टेसिस, और कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स और इनएडिक्वेट हीमोस्टेसिस दोनों रोल प्ले करते हैं हीमोपेरिटोनियम पोस्ट ऑप, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, हाइपोवोलीमिया आपको नज़र आएगा, क्यों, क्योंकि ब्लड सारा पेरिटोनियम में जा रहा है। टेकिकार्डिया नज़र आएगा, क्यों, क्योंकि हार्ट उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। हाइपोवोलीमिया को डिक्रीज BP, वही वाली बात है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको नज़र आएगी, क्यों, पेट में सारा ब्लड वॉल्यूम जा रहा है बॉडी का। इसी तरह यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगा, डेफिनेटली एक प्रिकॉशनरी मेजर है ना, जिस्म से जब पानी कम हो तो यूरिन आउटपुट भी कम होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह वेजो कंस्ट्रिक्शन, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लूइड है वेजो कंस्ट्रिक्शन क्यों होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड हम जिस्म के मेन वाइटल पार्ट्स में रखने की कोशिश करेंगे, स्किन वगैरह की तरफ या बाजुओं की तरफ, टिप्स ऑफ द हैंड की तरफ भेजने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि इसीलिए इसको पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। क्यों, सारा इसलिए कि वो हाइपोवोलीमिया हो रहा है हीमोपेरिटोनियम की वजह से, ठीक है। फिर हमारे पास ड्रेन्स हैं, देखिए ड्रेन्स की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ड्रेन्स के जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ इनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। हमें पता है ना, हम आप इस वक्त हम पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे हैं, हम ड्रेन्स की खूबियाँ नहीं
वो ड्रेन्स की कॉम्प्लिकेशंस फ़िलहाल देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ड्रेन्स हम क्यों यूज़ करते हैं। जब इंट्रा एब्डोमिनल फ्लूइड बढ़ जाता है ना, पोस्ट ऑपरेटिवली बढ़ने के चांसेस हों, तो हम क्या करते हैं, ड्रेन्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ड्रेन्स जो है ना, ड्रेनेज होती है, इससे हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल पीसी पेरिटोनियल कैविटी की ड्रेनेज के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रेन्स। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है, इसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। अच्छा देखो कि अब ड्रेन्स के फिर साइड इफ़ेक्ट्स, ड्रेन्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ इन्फेक्शन को। कौन सा इन्फेक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन को भी ये इंक्रीज़ करते हैं, और वूंड इन्फेक्शन को भी ये इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इस जो वूंड इन्फेक्शन और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन को हम मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, मिनिमाइज़ अब ऐसे करते हैं कि हम क्लोज सक्शन ड्रेन्स यूज़ करते हैं, क्लोज सक्शन ड्रेन्स थ्रू सेपरेट स्टेप वूंड। देखो अब एक हिस्टेरेक्टमी का ये हमने इंसिजन दिया है, इसमें भी हम ड्रेन डाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करेगा, ये इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन को भी वो करेगा, इंक्रीज़ कर सकता है, वुंड इन्फेक्शन को भी ये ख़राब कर सकता है। इसलिए हम ड्रेन इधर से हम नहीं डालते, हम ड्रेन सेपरेट स्टेप वूंड वो स्टेप करते हैं पेशेंट के साइड में, और वहाँ पे हम ड्रेन डालते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, क्या होता है, हम इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन से भी काफ़ी हद तक बचे रहते हैं, और वुंड इन्फेक्शन तो फिर होता ही नहीं है, क्योंकि वुंड से है ही दूर, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। देखिए ड्रेन्स जो हैं वो लार्ज एंड रिजिड ड्रेन्स जो हैं वो ठीक है ना, क्या करती हैं, विज़रा को इरोड करती हैं। जब विज़रा को ये इरोड करती हैं तो फिर फिस्टूला बन सकता है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है वी ड्रेन की। देखो ना कितने कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं ड्रेन की, वुंड इन्फेक्शन आ रही है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन आ रही है, अगेन फिस्टूला आ रही है, फिर ब्लीडिंग आ रही है, ब्लीडिंग हो सकती है ड्रेन्स की वजह से, ठीक है। ड्रेन्स ब्लीडिंग को ड्रेन भी करते हैं, लेकिन इनकी वजह से ब्लीडिंग भी हो रही है, ये भी ड्रेन की कॉम्प्लिकेशन है। फिर आगे आ जाओ, जो ड्रेन्स हैं दे नेवर लीव इन कंटेक्ट विथ इंट्रा और अनास्टोमोसिस, ठीक है। देखो जो इंटेस्टाइनल जो एनास्टोमोसिस है ना, इनके साथ कांटेक्ट में हमने ड्रेन नहीं रखना, ठीक है ना। हमने ड्रेन को ये कांटेक्ट में नहीं रखना, किसके कांटेक्ट में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल एक मिनट, ये इसीलिए कन्फ्यूजन हो रही थी। ये इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस है, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आईओ नहीं है, ये IA है, ठीक है ना, इसीलिए मैं हैरान हो रहा था। तो इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस में कि हम क्लोज ड्रेन्स का इनके क्लोज कांटेक्ट में ड्रेन्स नहीं रखते, इससे क्या होता है पता है, एनास्टोमोटिक लीकेज हो सकती है और फिस्टूला फॉर्मेशन अगेन, ठीक है। तो ये सारे देखिए ड्रेन्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखो ड्रेन अगर आप इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस के साथ कांटेक्ट में रखो तो एनास्टोमोटिक लीकेज करती है, फिस्टूला फॉर्मेशन करती है। ड्रेन को अगर आप लार्ज एंड रिजिड ड्रेन यूज़ करो, विज़रा को इरोड करती है, अगेन फिस्टूला फॉर्मेशन, ब्लीडिंग करती है। और इसके अलावा देखिए अगर आप ड्रेन को जो है ना, ड्रेन आपकी क्या करती है, इंक्रीजेस रेट ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन एंड वुंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये सारे ड्रेन की कॉम्प्लिकेशंस थे।